नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है स्टडी स्किल सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एचपी पुलिस कांस्टेबल की मॉक टेस्ट सीरीज़ में मॉक टेस्ट नंबर 15। इसमें हम डिस्कस करेंगे जीके और हिंदी के 16 क्वेश्चन। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा मॉक टेस्ट। दोस्तों अगर आप चैनल में नए जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो के एंड में अपना जो स्कोर है वो कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो मॉक टेस्ट। इसमें जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है वेदांत के रूप में जाना जाता है। तो वेदांत के रूप में जो जाना जाता है, आपके पास जो चार ऑप्शन है वो है स्मृति, साहित्य, ऑप्शन बी है आपका वो है वेद, ऑप्शन सी है आपका वो है पुराण और ऑप्शन डी आपका जो रहेगा वो है उपनिषद। दोस्तों वेदांत के रूप में जो जाना जाता है तो आपका जो सही उत्तर इसमें रहेगा वो रहेगा उपनिषद, ऑप्शन डी रहेगा इसका राइट आंसर। दोस्तों अगर मैं बात करूं उपनिषद ग्रंथों की तो इनकी जो संख्या है वो 108 उपनिषद ग्रंथों की संख्या है। दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। तो उपनिषद का प्रयोग जो किया जाता है वो वेदों की व्याख्या के लिए किया जाता है और उपनिषद जो लिखे गए हैं ये संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के वर्तमान में नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं। तो इसरो के जो वर्तमान में जो अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं तो आपके पास जो चार ऑप्शन है वो है के सिवान, ऑप्शन बी है आपका के माधवन नायर, ऑप्शन डी है आपका सी है वो है एस सोमनाथ और ऑप्शन डी है के कस्तूरी रंगन। तो इसरो के जो नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी एस सोमनाथ। इसरो के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो इससे पहले जो इसरो के जो अध्यक्ष थे वो थे के सिवान, लेकिन वर्तमान में जो इसरो के नए अध्यक्ष जो नियुक्त किए गए हैं वो है एस सोमनाथ, इसरो के नए अध्यक्ष हैं। तो ऑप्शन सी रहेगा इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है चक्रवात शब्द लिया गया है। तो चक्रवात शब्द जो लिया गया है तो आपके पास चार ऑप्शन है वो है लैटिन भाषा से, चीनी भाषा से, यूनानी भाषा से, ऑप्शन डी है आपका वो है जापानी भाषा से। तो चक्रवात दोस्तों जो चक्रवात शब्द लिया गया है ये है यूनानी भाषा का, ग्रीक भाषा का ये शब्द है। तो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। तो चक्रवात जो शब्द लिया गया है वो है यूनानी शब्द, ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की गई थी, आपके पास ऑप्शन है वो है 2006 में, 2005 में, 2009 में और 2010 में। तो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की जो शुरुआत की गई थी वो 2006 में की गई थी, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो 2 फरवरी 2006 को राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई थी। ये जो योजना शुरू की गई थी सबसे पहले दोस्तों ये राजस्थान के अनंतपुर जिले में ये योजना शुरू की गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना 2 फरवरी 2006 को राजस्थान के अनंतपुर जिले में शुरू की गई थी। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू का संबंध किस भारतीय राज्य से है। तो टोक्यो ओलंपिक जो हुए अभी जो टोक्यो जापान में दोस्तों, उसमें जो मीराबाई चानू जो भारत की भारोत्तोलक थी, उन्होंने जो सिल्वर मेडल जो जीता तो वो संबंधित है, आपके पास ऑप्शन है मिजोरम, मणिपुर, मेघालय या नागालैंड। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी मणिपुर से। दोस्तों ये संबंधित है मीराबाई चानू जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक जापान में जो सिल्वर मेडल वेट लिफ्टिंग में जीता, मणिपुर से संबंधित है मीराबाई चानू। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है
82.5 डिग्री भारतीय मानक समय देशांतर रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो आपके पास जो चार ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या झारखंड। दोस्तों, तो भारतीय मानक समय जो 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा है, वो जो माना गया है भारत की मानक समय रेखा को, तो वो आपकी 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उनमें आपका उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ये 3 राज्य सही हैं। लेकिन इसमें जो पांचवा जो राज्य इसमें जो नहीं है वो है झारखंड। दोस्तों, झारखंड से होकर 82.5 डिग्री जो भारतीय मानक समय रेखा जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, तो झारखंड राज्य से होकर नहीं गुजरती। दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं तो जो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा है जो कि ग्रीनविच लंदन से होकर गुजरती है, 0 डिग्री देशांतर रेखा हम जिसको कहते हैं। दोस्तों, तो लंदन का जो 0 डिग्री जो देशांतर रेखा का जो 82 डिग्री जो समय रेखा है, 82.5 डिग्री भारतीय मानक समय रेखा, तो इसमें जो समय का जो अंतर है भारत और लंदन के, वो है 5 घंटे 30 मिनट का दोस्तों समय का अंतर है। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है फैंटम हिल्स हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो फैंटम हिल्स जो स्थित हैं, आपके पास ऑप्शन है हमीरपुर, शिमला, सोलन और ऑप्शन डी है ऊना। तो फैंटम हिल्स जो दोस्तों स्थित है वह जिला सोलन में, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। तो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो निर्मित सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है वो है, आपके पास ऑप्शन है पार्वती परियोजना, नाथपा झाकड़ी परियोजना, शानन परियोजना और ऑप्शन डी है आपका लारजी परियोजना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी लारजी परियोजना। 126 मेगावाट की ये जल विद्युत परियोजना है दोस्तों, जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा निर्मित सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। ब्यास नदी के ऊपर ये जल विद्युत परियोजना निर्मित है और जिला कुल्लू में ये जल विद्युत परियोजना स्थित है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि हिमाचल प्रदेश में बनी सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना, तो वो है पार्वती परियोजना। ये जो परियोजना है दोस्तों, पार्वती परियोजना, ये हमारी 2050 मेगावाट की ये जल विद्युत परियोजना है। तो ये भी पार्वती नदी और ब्यास नदी पर जो कुल्लू में बनी हुई है। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के क्षेत्र में स्थित शिकारी देवी मंदिर की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग कितनी है? तो शिकारी देवी मंदिर की जो समुद्र तल से ऊंचाई है, आपके पास ऑप्शन है 5,000 फुट, 10,000 फुट, 15,000 फुट या 20,000 फुट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 10,000 फुट लगभग शिकारी देवी की जो समुद्र तल से ऊंचाई है। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 2017 में चुनी गई हिमाचल प्रदेश विधानसभा में जनजातीय क्षेत्रों से चुने गए सदस्यों की संख्या है। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो है 2, 5, 3 या 4। तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी 3। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश विधानसभा में जो जनजातीय जो विधानसभा क्षेत्र हैं, वो 3 जनजातीय विधानसभा क्षेत्र हैं। उनमें आपका लाहौल स्पीति, दूसरा किन्नौर और तीसरा जो जनजातीय क्षेत्र है वो है भरमौर चंबा। तो ये 3 जनजातीय क्षेत्र हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा में। तो 2017 में जो विधानसभा चुनी गई थी उसमें जो 3 जो सीटें थी जनजातीय क्षेत्रों से चुने गए सदस्यों की थी। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से किस नदी का पौराणिक नाम अर्जकिया है? तो अर्जकिया आपके पास 4 ऑप्शन है, चिनाब, रावी, व्यास या सतलुज। तो अर्जकिया जो पौराणिक नाम है दोस्तों वो है ब्यास नदी का जो पौराणिक नाम है वो है अर्जकिया। अगर मैं बात करूं चिनाब नदी की, तो चिनाब का वैदिक नाम है असिकनी, रावी नदी का जो वैदिक नाम है वो है पुरुषनी और
सतलुज नदी का जो वैदिक नाम है वो है शतुद्री। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी का उल्लेख किया गया है? तो अस्पृश्यता का जो उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 17, 18। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आर्टिकल 17, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का दोस्तों उल्लेख किया गया है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है प्रत्यक्ष कर वह है जो लगाया जाता है। तो प्रत्यक्ष कर की यहाँ बात करें, डायरेक्ट टैक्स जो होता है केवल निगमों पर, केवल व्यक्तियों पर, व्यक्तियों और निगमों पर, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो डायरेक्ट टैक्स जो लगाया जाता है प्रत्यक्ष कर, वो व्यक्तियों पर भी और निगमों पर, दोनों पर लगाया जाता है। तो ऑप्शन सी रहेगा इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है नवाही देवी का मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस कस्बे के पास स्थित है? तो नवाही देवी मंदिर जो स्थित है, आपके पास चार ऑप्शन है, करसोग, सरकाघाट, हमीरपुर या सुंदरनगर। तो नवाही देवी का जो मंदिर स्थित है वो है सरकाघाट में, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। सरकाघाट डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है नवाही देवी का मंदिर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है निम्न में कौन सा मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है? तो मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है, तो चार जो आपके पास वाद्य यंत्र दिए गए हैं, तो उनमें से आपने बताना है कि कौन सा वाद्य यंत्र जो है मुंह से बजाया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन है नौवत, ताशा, इकतारा या अलेगोजा। तो ऑप्शन डी रहेगा इसका राइट आंसर। अलेगोजा जो वाद्य यंत्र है दोस्तों, ये मुंह से बजाया जाता है। ये जो वाद्य यंत्र होता है ये बांसुरी की तरह एक वाद्य यंत्र होता है, इसे ओलेगोजा कहते हैं, जो कि मुंह से बजाया जाने वाला एक वाद्य यंत्र है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है भारत में कौन सा क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान देता है? तो बचत में सर्वाधिक योगदान देने वाला जो क्षेत्र है, तो आपके पास चार ऑप्शन है, घरेलू क्षेत्र, निगम क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र या सहकारी क्षेत्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, घरेलू क्षेत्र। दोस्तों बचत क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान देता है भारत में। तो ये थे आपके जीके के 16 क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है हमारा हिंदी का। तो हिंदी का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है पुनरावृत्ति का संधि विच्छेद है। तो पुनरावृत्ति का जो संधि विच्छेद होगा, तो चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, वो है पुनः जमा रावृत्ति, और ऑप्शन बी है पुनः जमा आवृत्ति, और ऑप्शन सी है आपका वो है पुनः जमा आवृत्ति, और ऑप्शन डी है पुनराजमा वृत्ति। तो इसमें जो राइट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, पुनः जमा आवृत्ति होगा पुनरावृत्ति का संधि विच्छेद। दोस्तों ये एक विसर्ग संधि का उदाहरण है। इस विसर्ग संधि में इसमें जो नियम लगा है वो है जिसमें जो विसर्गें हैं इनका र में परिवर्तन हो जाता है। तो पुनः जमा आवृत्ति होगा पुनरावृत्ति, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है चयन का संधि विच्छेद है। तो चयन का जो संधि विच्छेद होगा, आपके पास ऑप्शन है च जमा अन, ऑप्शन बी है चे जमा यन, ऑप्शन सी है आपका वो है च जमा यन, और ऑप्शन डी है चे जमा अन। तो चयन का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा ऑप्शन डी होगा इसका चे जमा अन, चयन का संधि विच्छेद होगा। अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो ये स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का जो भेद लगा इसमें वो है अयादि संधि का ये भेद है, जिसमें अगर ए स्वर के बाद यदि कोई भिन्न स्वर या कोई भी स्वर रहता है इस ए स्वर के अलावा, तो इसका जो बन जाता है दोस्तों, तो अय बन जाता है। तो इस चे प्लस अन का बनेगा चयन। तो ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो आपके पास जो क्वेश्चन है वो है राष्ट्रीय ध्वज को झुका हुआ देखकर मन में डैश होता या होती है। तो राष्ट्रीय ध्वज को झुका हुआ देखकर मन में डैश होता या होती है, वो है आपका चार ऑप्शन है, अपेक्षा, शंका, संदेह या भय। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, संदेह होगा इसका राइट आंसर। राष्ट्रीय ध्वज को झुका हुआ देखकर मन में संदेह होता है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है निम्न वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को चुनिए। तो आपके पास चार वाक्य यहाँ दिए गए हैं, तो इसमें आपने एक अशुद्ध वाक्य चुनना है। तो आपके पास जो चार वाक्य हैं वो है हमारी प्रिय विद्वान है। तो ऑप्शन
बी है आपका कुर्सी छत पर रखी है। ऑप्शन सी है आपका आपत्तियों और बाधाओं से मत डरो। ऑप्शन डी है आपका वो है माता जी लौट आई हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। इसमें दोस्तों अशुद्ध वाक्य है, वो इसलिए है क्योंकि हमारी प्रिय विद्वान है, क्योंकि यहाँ दोस्तों जो बात की गई है महिला या स्त्रीलिंग की गई है, तो महिलाओं के लिए जो विदुषी का प्रयोग किया जाता है, तो विद्वान का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है विदुषी। तो यहाँ होना था हमारी प्रिय विदुषी है इसका, तो ऑप्शन ए रहेगा इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है निम्न वाक्य में किस अविकारी या अव्यय का प्रयोग हुआ है। तो अविकारी शब्द कौन से होते हैं दोस्तों? अविकारी शब्द होते हैं जो संज्ञा और जो लिंग वचन और कार्य के आधार पर जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। तो आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया है वो है यह काम आपको ही करना होगा। इस वाक्य में कौन से जो अविकारी भेद का प्रयोग किया गया है? तो आपके पास जो ऑप्शन है वो है संबंध बोधक, संबोधन बोधक, निपात, और ऑप्शन डी है समुच्चय बोधक। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी निपात होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों निपात जो होता है जिसमें जब हम किसी वाक्य में या किसी बात पर अधिक बल डालते हैं, जैसे यहाँ डाला गया है कि आपको ही यह काम करना पड़ेगा, तो इस तरह के जब किसी वाक्य में ही या भी इस तरह के शब्द प्रयोग होते हैं, आपको ही यह काम करना पड़ेगा, आपको भी यह काम करना पड़ेगा, तो वो होते हैं निपात। क्रिया विशेषण का दोस्तों ये एक भेद है निपात। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है निम्न शब्दों में से किसमें कृत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो कृत प्रत्यय का प्रयोग किसमें किया गया है? चार ऑप्शन आपके पास हैं, सेवक, धार्मिक, बुढ़ापा या लघुता। तो इसमें जो कृत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है वो है ऑप्शन ए सेवक होगा इसका राइट आंसर दोस्तों। तो अगर मैं आपको बताऊं प्रत्यय होते हैं जो किसी शब्द के पीछे जो शब्दांश जोड़े होते हैं इन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कृत प्रत्यय और दूसरे जो होते हैं दोस्तों वो होते हैं तदित प्रत्यय। दोस्तों कृत प्रत्यय की मैं अगर बात करूं, कृत प्रत्यय वो प्रत्यय होते हैं जो क्रिया का जो मूल रूप होता है दोस्तों धातु, जो धातु शब्द होते हैं या जो क्रिया शब्द होते हैं उनके पीछे जो प्रत्यय लगे होते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। तो देखो दोस्तों इनमें चार ऑप्शनों में जो सेवक है, तो सेवक जो शब्द बना है वो सेवा शब्द से बना है, तो सेवा एक हमारी क्रिया है, तो सेवा के साथ जो प्रत्यय लगा हुआ है तो यहाँ इसे कहेंगे हम कृत प्रत्यय सेवक। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है उद्धत का विलोम शब्द है। तो उद्धत का विलोम शब्द है आपके पास, ऑप्शन है उत्तम, कोमल, सौम्य या सौख्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा उद्धत का विलोम शब्द होगा वो होगा सौम्य। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर दोस्तों। उद्धत का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है उदंड, और इसका जो अपोजिट होगा या विलोम शब्द होगा वो होगा सौम्य, जो दोस्तों इसका जो अर्थ होगा शांत। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कृष्ण का विलोम शब्द है। तो कृष्ण का विलोम शब्द है आपके पास, ऑप्शन है काला, शुक्ल, राधा या उजाला। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा तो कृष्ण का जो विलोम शब्द होता है दोस्तों वो होता है शुक्ल, कृष्ण का विलोम शब्द शुक्ल, ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है अतिथि का पर्यायवाची शब्द है। तो अतिथि का जो पर्यायवाची शब्द है आपका ऑप्शन है सगा, कुटुंब, अभ्यागत या ये सभी। दोस्तों तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी अभ्यागत होता है अतिथि का पर्यायवाची शब्द। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो चंद्रमा का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है तो आपके पास चार ऑप्शन है शशि, मृगांक, यामिनी या सुधाकर। तो चंद्रमा का जो पर्यायवाची शब्द इनमें नहीं है वो है यामिनी, ऑप्शन सी। बाकी दोस्तों शशि, मृगांक और सुधाकर ये चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। जो यामिनी है दोस्तों ये रात का पर्यायवाची शब्द होता है, तो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए उसके लिए एक शब्द है। तो जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए तो आप उसके लिए एक शब्द होगा आपके पास, ऑप्शन है अनायास, अलौकिक, ऐच्छिक या अभीष्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी अभीष्ट होता है दोस्तों। जिस वस्तु को पाने की इच्छा जाए उसके लिए एक शब्द अभीष्ट। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है भाई का तत्सम शब्द है, या भाई का तत्सम जो रूप होगा आपके पास, ऑप्शन है भैया, भ्राता, भातृ या अग्रज। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी भातृ होगा इसका राइट आंसर। भाई का तत्सम जो रूप होगा
भातृ। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है ईमान कांपना मुहावरे का अर्थ है। तो ईमान कांपना मुहावरे का अर्थ है, आपके पास ऑप्शन है अच्छा काम करना, दया दिखाना, भय ना होना या भय होना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, भय होना या डरना। ईमान कांपने जो मुहावरा है उसका सही अर्थ है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है एक तंदुरुस्ती हजार निजामत लोकोक्ति का अर्थ है। एक तंदुरुस्ती हजार नियामत जो लोकोक्ति है इसका जो अर्थ है, आपके पास चार ऑप्शन है। बीमार व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, ऑप्शन बी है स्वस्थ व्यक्ति सब कुछ कर सकता है, और ऑप्शन सी है इसका स्वास्थ्य सबसे अच्छी वस्तु है, और ऑप्शन डी आपका रहेगा वो है सबके साथ रहना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन सी, स्वास्थ्य सबसे अच्छी वस्तु है। एक तंदुरुस्ती हजार नियामत का जो लोकोक्ति का अर्थ है वो है स्वास्थ्य सबसे अच्छी वस्तु है। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है आदि और आदि युग्म में अर्थ है। तो यहाँ दो जो शब्द दिए गए हैं, एक है आदि और दूसरा है आदि। तो इस युग्म के जो अर्थ है आपके पास ऑप्शन है अद्रक और शुक्र, ऑप्शन बी है आरंभ और अभ्यस्त, और ऑप्शन सी है आपका अभ्यस्त और अद्रक, और ऑप्शन डी है आपका अनादि और युगादि। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी रहेगा इसका राइट आंसर। यहाँ जो आदि शब्द है इसका अर्थ है आरंभ, और दूसरा जो आदि है उसका जो राइट अर्थ है वो है अभ्यस्त। अभ्यस्त मतलब अभ्यास किया हुआ, मतलब जो आदी होता है, हम कहते हैं कई बार कि ये इस चीज़ का आदी है, तो अभ्यस्त मतलब जो बार बार जिसका अभ्यास करके जो आदी हो जाता है। तो ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट और जो लास्ट हमारा हिंदी का क्वेश्चन है दोस्तों वो है यायावर शब्द का सही विकल्प चुने। यायावर शब्द का सही विकल्प। तो आपके पास जो चार ऑप्शन है वो है इधर उधर, निरुद्देश्य घूमने वाला, एक स्थान पर टिकर ना रहने वाला, ऑप्शन सी है किसी भी वस्तु का अकस्मात प्रस्तुत करने वाला, ऑप्शन डी है आपका जिसके जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य ना हो। तो यायावर जो शब्द होता है इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा एक स्थान पर टिक कर ना रहने वाला, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों ये था हमारा आज का मॉक टेस्ट। आशा करता हूँ आपको मॉक टेस्ट पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और धन्यवाद।